नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पर आपको स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़। इस सीरीज़ की पहली किताब का नाम हैरी पॉटर और पारस पत्थर है और इसके पहले अध्याय का नाम है वह लड़का जो जिंदा बच गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पर आपको स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़। इस सीरीज़ की पहली किताब का नाम हैरी पॉटर और पारस पत्थर है और इसके पहले अध्याय का नाम है वह लड़का जो जिंदा बच गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी ऑडियो बुक्स और स्टोरीज सुनना चाहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज़ में उलझ सकते थे, क्योंकि वह बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे जो टिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनके गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग 2 गुनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताक झाँक करने में अपना समय व्यस्त करती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम डडली, और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता था। उनके पास वह सब कुछ था जो वह चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वो यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वह कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उनका निकम्मा पति उन लोगों से उतना ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसियों को क्या कहेंगे। वह जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिले मंगलवार को सोकर उठे जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिसेस डर्सली अपने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही हल्ला मचा रही डडली की ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ी जा रही थी। उनमें से किसी को यह नहीं दिखा था कि एक बड़ा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रेकेस उठाया और पत्ती का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक कर कह रहा था, शैतान कहीं का। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वह अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहले ही अजीब चीज़ दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो इसलिए ये समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु वो नक्शा कहीं नहीं देख रही थी। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों का धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखों झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर और सड़क आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियाँ न तो नक्शा देख सकती थी और न ही साइन बोर्ड पर पढ़ सकती थी। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें कुछ दिन में मिलने वाला था। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे उनके दिमाग में ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से अजीब लोग कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे हैं। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा कि यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने उनकी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आसपास में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें 2 बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी। उसे शर्म नहीं आती, वह गहरा चोगा पहन के घूम रहा है। ये उसकी है मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मुक्तापूर्ण काम से हो सकता हो यह लोगों किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया।
मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठे थे। अगर ऐसा नहीं होता उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाने में रखने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेज़ी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेज़ी से उड़कर गए तो वह लोग उंगली का इशारा कर कर मुँह फाड़ के देख रहे थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो रात में कभी भी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लू का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कोई ज़रूरी टेलीफ़ोन किए और फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पास सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आएँ। चोगा पहने लोगों के बारे में पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्सली ने गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। यह लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ से चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ा स्वीट ब्रेड था और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया हो। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करें। झटपट फ़ोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूँछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं नहीं, वे इतना भी बड़े बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। उनका नाम हॉर्वे या हॉर्लड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्सली को चिंता करने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वह बहुत परेशान हो जाती है, और इसमें मिसेस डर्सली को भी क्या गलती थी अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती। परंतु फिर भी चोगा पहनने लोग उस दोपहर पर ध्यान रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो उन्हें इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि उधर से एक ठिकना बूढ़ा आदमी लाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैंगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और ज़मीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी कतई नाराज़ या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिंचियाती सी कांपती आवाज़ में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे, कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतना खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्सली को कमर में हाथ डालकर गले लगाया और वहाँ से चला गया। मिस्टर डर्सली वहाँ किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने मगलू भी कहा था। चाहे उसका जो भी मतलब हो, उनके दिमाग में पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि अब ये बातें उनकी कल्पना की उपज ही होगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च के अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज़ देखी उसे देखकर उनका दिमाग और भी ख़राब हो गया। जिस बुरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वह अब तक बगीचे की मुंडेर पर ही बैठी हुई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंख के चारों तरफ से उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर डर्सली ने जोर से चिल्लाया। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए घर के अंदर घुसे, जब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजर रहा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। डडली ने नया वर्ड सीखा है, नहीं करूँगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके, और अंत में हर जगह के लोग बात कर रहे हैं कि इस देश में उल्लुओं की हरकत आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद ही सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते हुए दिखाई दिए। विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे कि उल्लू अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वालों ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैग्निफिन से। जिम, क्या आज रात भी उल्लू की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उस बारे में नहीं जानती, परंतु आज सिर्फ उल्लू की हरकतें ही अजीब नहीं रही। कैट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था उस जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बोनफायर नाइट का त्यौहार थोड़ी जल्दी ही मना रहे हैं। ये अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी की बर्फ तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश,
दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह से चौकों में घूम रहे रहस्यमय लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिस्टर डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पेटूनिया डियर, हाल ही में तुम्हारी कोई खबर मिली है क्या? जैसे उसने सोचा होगा। यह सुनकर मिस्टर डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर लोग यही जानते थे कि मिस्टर डर्सली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थी। मिस्टर डर्सली ने संयमी आवाज़ में कहा। उल्लू, उल्काएँ और शहर में आज बहुत से अजीब लोग घूम रहे थे। तो मिस्टर डर्सली ने तमतमाकर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से कुछ तो नहीं है। मिस्टर डर्सली होंठ सिकोड़कर अपनी चाय पीते रहीं। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनको अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत की कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना है। अंत में इस नतीजे पर पहुंची कि उन्हें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वह जितना सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा उसी भी अपनी डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतना ही होना चाहिए, मिस्टर डर्सली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हॉवर्ड, है ना? हैरी? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ही घटिया सड़क छाप सा नाम है। और नहीं तो क्या? मिस्टर डर्सली बोले। उनका दिल बहुत बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो उसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी जो प्रिवी ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी, जैसे उसी किसी का इंतजार था। क्या ये उनके मन का वहम था या फिर सबका पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से हैं, बहरहाल यह तय था कि वह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वह उनके बारे में पेटूनिया और किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डर्सली को समझ नहीं आ रहा था कि वह पेटूनिया को ऐसी किसी चीज़ के बारे में कैसे बताएं। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए हों, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अब वह किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्रिवी ड्राइव के दूसरे वाले मोड़ पर नजरें गड़ाई थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वह नहीं हिले, ना ही तब जब 2 उल्लू उनके सिर पर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब यह बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजर जमाई थी वहां पर एक आदमी प्रकट हो चुका था। वह इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वालों को भी लग सकता था जैसे वह जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी प्रेडेटर हमें पहले कभी नहीं दिखा था। वह लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफ़ेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि अपनी बेल्ट के नीचे खोंच सकता था। वह लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसकी एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे आकार के चांद वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसके कम से कम 2-4 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था। उन्होंने अभी अभी ऐसी सड़क पर आ गए हैं जहाँ उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगों में हाथ डाल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा जो सड़क के दूसरे छोर पर अभी भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। यह चांदी की सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ाक से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया। अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें जो उन्हें देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों न होती, तो भी वह नहीं देख सकती थी कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने अपनी बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस रखा और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहाँ वे बिल्ली की बगल की मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली के बजाय एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो उस तरह का चोगा और चश्मा पहने थी जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वह भी एक चोगा पहने थी जो गहरे हरे रंग का था।
उसके बाल जूड़े से कसकर बंधे थे। साफ नज़र आ रहा था कि वह परेशान थी। आप कैसे समझे कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट के मुंडे पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तन कर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। दिन भर? जबकि आप तो जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोह के पास से होता हुआ आ रहा हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने गुस्से से गुर्राई। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़े सावधान रहते, परंतु नहीं। यहाँ की मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज़ हुई है। उनके समाचारों में एक खबर थी। उन्होंने अपने डर्सली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटकते से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे, उल्लुओं के झुंड, उल्काएं। वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं, उन्हें पता चला ही था। कैंट की उल्काओं की बारिश, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह डिडेलस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डम्बलडोर ने नरमी से किया। 11 साल में हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग बेवकूफ़ी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलू जैसे कपड़ों तक नहीं पहने, चोगे पहनकर बड़ी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डम्बलडोर पर तीखी तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ कहेंगे, परंतु चूंकि ऐसा नहीं किया इसलिए वो आगे बोलती रही। कितनी बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया, उस दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है कि वह सचमुच चला गया है ना डम्बलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डम्बलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या शरबत लेमन? एक तरह की मगलू मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडे स्वर में कहा। मानो कहना चाहती हो यह भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। यह तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल से मैं लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल पीछे हटी, परंतु डम्बलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कह रहे हैं तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ कि आप उससे नहीं डरते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है, सब जानते हैं कि आप ही वह अकेले आदमी हैं जिससे तुम जानते हो कौन अच्छा वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, डम्बलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझ में कभी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ़ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डम्बलडोर को घूर कर देखा और कहा, उल्लू की तो छोड़िए, उससे भी तेज़ रफ्तार अफवाहें चारों तरफ से उठ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं, कि वह गायब हो गया, कि आखिरकार किस चीज़ ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था प्रोफेसर मैकगोनागल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिस पर चर्चा करने के लिए वह सबसे ज़्यादा बेचैन थी। वह असली कारण जिसकी वजह से ठंडी सख्त मुंडेरे पर दिन भर बैठकर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि न तो बिल्ली के रूप में और न ही महिला के रूप में उन्होंने डम्बलडोर पर पहले इतनी पैनी निगाह डाली थी जितनी कि वह इस समय डाल रही थी। यह बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों, वे उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डम्बलडोर खुद न कह दे कि यह सच था। परंतु डम्बलडोर इस समय एक और शरबत लेमन छाट रहे थे और उनकी कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर देकर कहा, और लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात को गॉडरिक हैलो के पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर वे लोग मर चुके हैं। डम्बलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से हाँ निकल गई। लिली और जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। डम्बलडोर आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल का कंधा थपवाया। मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उसने उनके बेटे हैरी पॉटर को मारने की कोशिश की, परंतु वह उसे नहीं मार पाया। वह उस छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों या कैसे, परंतु लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वह गायब हो गया। डम्बलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। यह सच है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना कुछ किया था तो उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था, इसके बाद भी एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। बड़ी हैरानी की बात है, उसे रोकने वाला कौन था? परंतु भगवान के लिए मुझे ये बताइए कि हैरी कैसे बच गया। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं,
डम्बलडोर ने कहा। शायद इसका कारण कभी कोई नहीं जान पाएगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे से नीचे अपनी आंखें पोंछी। डम्बलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। ये घड़ी बहुत विचित्र थी क्योंकि इसमें 12 कांटे थे और अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय इसके किनारे पर छोटे छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इसमें डम्बलडोर को कुछ समझ में आया होगा क्योंकि उन्होंने इसे वापस अपनी जेब में रख लिया और कहा, हैग्रिड को देरी हो गई। वैसे मुझे लगता है उसने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और मुझे नहीं लगता आप मुझे यह बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ जब उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। आपका इशारा उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो यहाँ रहते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और वह मुंडेर से नीचे कूद गई। डम्बलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमें से इतने अलग हो, और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा वह अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा, यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। डम्बलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने उसके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैकगोनागल ने मरी हुई आवाज़ में दोहराया और एक बार फिर से मुंडेर पर बैठ गई। डम्बलडोर, आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी की सारी बातें समझा सकते हैं? यह लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वह मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाए। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा, डम्बलडोर ने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से देखते हुए बोले। यह किसी भी बच्चे का दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी है। वह मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वह बोलना और चलना सीखे। उसे तो वह घटना भी याद नहीं होगी जिसके लिए वह मशहूर हुआ है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि अगर वह इस सब से दूर रहकर बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जब तक वह झेलने के लिए तैयार ना हो जाए। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपना मुंह खोला, फिर शायद इरादा बदलकर अपने विचारों को निगला और आगे कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु डम्बलडोर, वह बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डम्बलडोर के चौके को घूरा, जैसे ही उन्हें लग रहा था कि हैरी इसके नीचे छुपा हो। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है कि आप हैग्रिड को इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है, डम्बलडोर ने कहा। मैं यह नहीं कहती कि वह दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मन मार कर कहा, परंतु आपको यह तो मानना वही पड़ेगा कि वह थोड़ा लापरवाह है। उसकी यह आदत है। ये कैसी आवाज़ है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज़ ने उनके चारों तरफ फैली खामोशी तोड़ी। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई। उन्होंने सड़क पर से ऊपर और नीचे की तरफ हेडलाइट की रोशनी की तलाश की, और जब आवाज़ बहुत तेज़ हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरती और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु ये आदमी के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वह आम आदमी की तुलना में 2 गुना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा। वह एकदम जंगली लग रहा था क्योंकि काले बाल और दाढ़ी की लंबी लटाओं ने उसे ज़्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूते उसके पैरों में बेबी डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबलों की एक पोटली थी। हैग्रिड, डम्बलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। और तुम्हें ये मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली, प्रोफेसर डम्बलडोर सर। हैग्रिड ने मोटरसाइकिल सावधानी उतरते हुए कहा, सीरियस ब्लैक ने हमें ये उधार दी है। हम उसे ले आए हैं सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा होते हम उसे सही सलामत बाहर निकाल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर से उड़ रहे थे तो इसकी नींद लग गई। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आगे झुके और उन्होंने कंबल की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहाँ पर बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, डम्बलडोर ने कहा, उसके माथे पर ये निशान ज़िंदगी भर रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते डम्बलडोर? अगर मैं कर भी सकता तो भी नहीं करता। घावों के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, उसे मुझे दे दो हैग्रिड, अच्छा रहेगा, हम इस काम को जल्दी से निपटा लें। डम्बलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़े। उसने अपना बड़ा जबरीला बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और लटकते हुए बालों को छुआते हुए उसे हल्के से चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई घायल कुत्ता रो रहा हो। प्रोफेसर मैकगोनागल दबी आवाज़ में बोली, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसके बाद एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाल कर और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। परंतु हम इसे सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए और बेचारे छोटे हैरी को मगलुओं के भी साथ रहना पड़ेगा।
हाँ हाँ, बड़े दुख की बात है, पर अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैगोनिगल ने फुसफुसाते हुए कहा। डम्बलडोर बगीचे की नीचे दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैगोनिगल हैग्रिड की बाहों को डरते डरते थपथपा रही थी। डम्बलडोर ने हैरी को दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटा दिया और अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली जो उसे हैरी के कम्बल के अंदर सावधानी से रखा, और इसके बाद वे उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे, प्रोफेसर मैगोनिगल की पलकें लगातार झपक रही थी और डम्बलडोर आंखों से जो चमक आमतौर पर नजर आती थी वह इस समय नहीं दिख रही थी। तो डम्बलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चलते और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी हुई आवाज़ में कहा, हम यह मोटरसाइकिल सीरीज ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनिगल, प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पहुंचते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनिगल, मुझे आशा है आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, डम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जवाब में अपनी नाक सुड़की। डम्बलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी की बनी बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़कों के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवेट ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया। डम्बलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कम्बल की पोटली की झलक पर दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा और फिर वे पलटे और चौके को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्रिवेट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। यह वह आखिरी जगह थी जहाँ पर आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबल के भीतर करवट बदली, उसके नन्हे से हाथ के पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वह सोता रहा। वह नहीं जानता था कि वह खास था, यह भी नहीं कि वह मशहूर था, यह भी नहीं कि वह कुछ घंटे बाद मिसेज डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोलेंगी। वह यह भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसके जीवन के सबसे खराब सप्ताह होंगे और उसका कजन डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और वह यह तो जान ही नहीं सकता था कि कुछ समय में पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने ग्लास उठाकर दबी आवाज़ में कह रहे थे हैरी पॉटर के नाम, वह लड़का जो जिंदा बच गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी।